नमस्कार। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में पिछले कुछ समय से जो घटनाएं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित खबरों में रही हैं, उनकी चर्चा करेंगे। पहला है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, प्रोजेक्ट चीता का द्वितीय चरण। पहले तो देख लीजिए कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है कहां पर। ये आप जो मानचित्र देख रहे हैं, इसमें आपको जो डार्क एरिया दिखाया गया है, ये मध्य प्रदेश का एरिया आप लोगों को दिखाया गया है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का एरिया है। यहां पर अंदाजा लगा लीजिएगा। तो इस मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिलों का जो एरिया है, उस क्षेत्र में है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। यहां पर है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, आप लोग लिखा हुआ देख भी रहे होंगे। और ये नीमच मंदसौर जिलों के क्षेत्रफल में विस्तृत है, और जो चंबल नदी है वह इस गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बीच से होकर गुजरती है। ये खबरों में क्यों बना हुआ है, उसको भी समझ लीजिए। यहां पर है कूनो नेशनल पार्क। ये वाला हिस्सा जो है, ये कूनो नेशनल पार्क है। कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना, नामीबिया वगैरह से चीते लाकर यहां पर उनको री इंट्रोड्यूस किया गया था कूनो में। लेकिन अभी हाल ही में कूनो से हटाकर कुछ चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया है। इसी वजह से गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य खबरों में बना हुआ था। इतनी बातें समझने के बाद अब पढ़ लीजिए। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिलों में है। चंबल नदी द्वारा दो भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है, और 1974 में इसको नोटिफाई किया गया था। 1984 में इसका विस्तार किया गया है। खबरों में क्यों है? कूनो नेशनल पार्क से दो नर चीतों, इनके नाम है प्रभास और पावक, को गांधी सागर के सॉफ्ट रिलीज बाड़े में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया। ये गांधी सागर में चीतों का पहला आधिकारिक आगमन है। इससे पहले चीते गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में नहीं पाए जाते थे। और चीते गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में क्या, इससे पहले भारत में ही चीते नहीं पाए जाते थे। 1952 में चीतों को भारत से पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों, दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से, बोत्सवाना से चीतों को लाकर फिर भारत के कूनो नेशनल पार्क तथा कुछ अन्य जगहों पर उनको री इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस प्रोजेक्ट चीता के तहत ही पहले कूनो में लाए गए, और कूनो से गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को री इंट्रोड्यूस किया गया या स्थानांतरित किया गया। इसी वजह से ये गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में बना हुआ था। वर्तमान में दोनों चीते 64 वर्ग किलोमीटर के विशेष प्रीडेटर प्रूफ बाड़े में, प्रीडेटर प्रूफ का मतलब परभक्षी रहित, इसका मतलब है कि उनके लिए जो सुरक्षित एरिया है उसमें सक्रिय हैं। ये स्थानांतरण भारत में चीतों के पुनर्वास के दूसरे चरण की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है। बोत्सवाना से आगमन। भारत और बोत्सवाना के बीच सहयोग के तहत 9 नए चीते, जिनमें 6 मादा और 3 नर का कूनो में आगमन हुआ, जिससे आनुवंशिक विविधता में वृद्धि हुई। एक और जानकारी है, कूनो में जनवरी 2026 में मादा चीता धीरा में गर्भावस्था के सकारात्मक संकेत देखे गए, जो भारत में चीतों की सफल स्थापना का सूचक है। कुछ और जानकारी। भारत का लक्ष्य 2032 तक 60 से 70 चीतों की एक आत्मनिर्भर आबादी बनाना है, और गांधी सागर मल्टी साइट रणनीति का केंद्र है, जो किसी एक स्थान पर बीमारी के प्रसार के जोखिम को कम करता है। अब इस बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कूनो में अगर चीते रखे गए हैं और वहां पर कोई वायरस, कोई एंथ्रोपोजेनिक, कोई अगर या जूनोटिक कोई अगर बीमारी फैल जाए, तो वहां पर जितने भी चीते रखे गए हैं, जिनको इतनी मुश्किल से नामीबिया से, बोत्सवाना से, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए, तो वे सारे चीते या सारी जो वहां पर पशु आबादी है वह प्रभावित होगी। इससे बचाने के लिए कि अगर मान लीजिए किसी जगह ऐसा अकस्मात हो ही जाए कि वहां पर कोई महामारी, कोई बीमारी फैल जाए, इससे कुछ चीतों को अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे कि ऐसा कभी हो तो अन्य स्थानों पर चीते सुरक्षित रहें। 64 वर्ग किलोमीटर के बाड़े के निर्माण और घास के मैदानों के पुनरुद्धार से चंबल बेसिन की जैव विविधता में भी सुधार हुआ है। क्योंकि जब गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखा जाएगा, तो उन चीतों के लिए जो आदर्श परिस्थितियां हैं, उनका भी तो निर्माण किया जाएगा, और उन आदर्श परिस्थितियों के निर्माण से जैव विविधता में सुधार हुआ है। और आर्थिक लाभ क्या हुए हैं इस पहल से? चीता मित्र पहल और पारिस्थितिकी पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। और कुछ ऐतिहासिक बातें भी समझ लीजिए चीता के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ के कोरिया में अंतिम जंगली चीते का शिकार किया गया था 1947 में, जब देश आजाद हुआ था, और 1952 में भारत सरकार द्वारा चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
1952 से चीता भारत में नहीं पाए जा रहे थे प्राकृतिक रूप से, फिर उनको लाया गया। कूनो में नामीबियाई चीतों के साथ प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी 17 सितंबर 2022 को। नामीबिया से भी लाए गए, बोत्सवाना से भी लाए गए, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। तो विभिन्न देशों से चीतों को लाकर और भारत के कुछ क्षेत्रों में, संरक्षित क्षेत्रों में उनको री इंट्रोड्यूस किया गया, उनको फिर से स्थानांतरित किया गया। नवंबर 2025 में कूनो में जन्मी मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म देकर इतिहास रचा। ये चीतों के संदर्भ में एक ऐतिहासिक टाइमलाइन है। अगली जानकारी है प्रोजेक्ट लायन और बरदा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। एशियाई शेरों के संरक्षण का नया युग। प्रोजेक्ट लायन का मतलब हो गया जो शेर से संबंधित, एशियाई शेरों से संबंधित जो परियोजना है। एशियाई शेर भारत में प्राकृतिक रूप से गुजरात के काठियावाड़ पेनिनसुला में जो गिर नेशनल पार्क है वहां पर पाए जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा देखा गया है कि कुछ एशियाई शेर बरदा वन्यजीव अभयारण्य में भी पाए गए हैं। इसी वजह से ये बरदा वन्यजीव अभयारण्य ये खबरों में बना हुआ है, और ये भी गुजरात के काठियावाड़ पेनिनसुला में ही बरदा हिल्स के पास में अवस्थित एक वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र है। इसीलिए ये बरदा वन्यजीव अभयारण्य खबरों में बना हुआ है। अब इनको देख लीजिए। ये वाला जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, ये गुजरात का हिस्सा देख रहे हैं। ये वाला हिस्सा गुजरात का है। ये कच्छ पेनिनसुला हो गया, ये काठियावाड़ पेनिनसुला हो गया। इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर है गिर नेशनल पार्क, जहां पर भारत में प्राकृतिक रूप से ये पहले एकमात्र स्थान था, गिर नेशनल पार्क, जहां पर एशियाई शेर पाए जाते थे। यहां से थोड़ी दूर पर आप देखेंगे ये हो गया बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बारदा या बरदा जो भी कहें, यहां पर है। तो अभी तक गिर नेशनल पार्क में ही प्राकृतिक रूप से एशियाई शेर पाए जाते थे, लेकिन अभी कुछ शेर स्थानांतरित होकर यहां पर चले गए हैं। और चले क्यों गए हैं? क्योंकि जो गिर नेशनल पार्क का क्षेत्र है, यहाँ पर जो लैंडस्केप है, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वह बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसी वजह से कुछ शेर, एशियाई शेर जो यहाँ निवास करते हैं, वे इस क्षेत्र से बाहर निकल के आसपास के क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि अभी बरदा वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र में, जहां पहले एशियाई शेर नहीं पाए जाते थे, वहां पर 17 एशियाई शेरों को देखा गया है। इसी वजह से ये बरदा वन्यजीव अभयारण्य खबरों में बना हुआ है। 16वीं शेर जनगणना, 16वीं शेर गणना सेंसस ऑफ लाइन। गुजरात सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में एशियाई शेरों की कुल संख्या 891 दर्ज की गई है। और बरदा की स्थिति क्या है? बरदा को शेरों के दूसरे स्थायी आवास के रूप में आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है। वर्तमान में यहाँ 17 शेरों, जिनमें से 6 वयस्क और 11 शावक की एक तेजी से बढ़ती और स्वस्थ आबादी निवास कर रही है। और बरदा में 10 अगस्त 2025 को बरदा में 180 करोड़ की संरक्षण परियोजनाओं की घोषणा की गई, जिसमें एक अत्याधुनिक बरदा सफारी पार्क का विकास शामिल है। इसी वजह से ये खबरों में बना हुआ है। कुछ अन्य बातें इसी टॉपिक से संबंधित। गिर लैंडस्केप की बहन क्षमता। गिर लैंडस्केप का मतलब क्या हो गया कि जो गिर नेशनल पार्क है, गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, उस भूदृश्य की, जिसमें सभी स्थलीय भाग, जलीय भाग और प्राकृतिक रूप से संपूर्ण भूदृश्य शामिल होता है, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है पूर्ण होने के कारण अब लगभग 55.8% शेर संरक्षित क्षेत्रों से बाहर रह रहे हैं। वह क्षेत्र इतना बड़ा नहीं है कि वहां रहने वाले सभी शेरों को एकोमोडेट कर ले। कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम है, इसी वजह से शेर उस क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। बरदा इस अधिशेष आबादी के लिए एक सुरक्षित सैटेलाइट हैबिटेट के रूप में उभरा है। यहाँ पर एक शब्द आया सैटेलाइट हैबिटेट, उसका मतलब क्या होता है? सैटेलाइट हैबिटेट का मतलब हो गया कि कोई मुख्य स्थान है और उस मुख्य स्थान से कुछ ही दूरी पर कोई दूसरा स्थान हो जहां लोग रह सकते हो। लोगों के लिए होगा तो वह लोगों के लिए सैटेलाइट हैबिटेट हो जाएगा। अगर किसी प्राकृतिक जीव, वन्य जीव के लिए है तो वह वन्य जीव के लिए सैटेलाइट हैबिटेट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर मानचित्र से आप लोग समझ सकते हैं कि ये तो हो गया एशियाई शेरों का मुख्य निवास स्थान गिर नेशनल पार्क। इस गिर नेशनल पार्क से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, स्थानांतरित हो गए। तो इस गिर नेशनल पार्क के सैटेलाइट हैबिटेट के रूप में बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, मुख्य क्षेत्र से थोड़ी ही दूरी पर एक अन्य स्थान जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसीलिए इसे कहा जा रहा है सैटेलाइट हैबिटेट। महामारी से सुरक्षा होगी। पूरी आबादी का एक ही भौगोलिक क्षेत्र में अगर गिर में ही केंद्रित होंगे एशियाई शेर, और मान लीजिए कि वहां कोई जूनोटिक डिजीज, कोई इन्फेक्शियस डिजीज, कोई संक्रामक बीमारी, महामारी फैल जाए, तो उससे सभी शेर एक साथ दुष्प्रभावित होंगे।
अभी हम लोग चीता के बारे में पढ़ रहे थे, तब भी यही बात हम लोगों ने समझी थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सभी शेर एक साथ दुष्प्रभावित हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कुछ शेर वहां से हटाकर बरदा में ट्रांसफर कर दिए गए, तो अगर बरदा में महामारी फैलेगी तो बरदा वाले शेर दुष्प्रभावित होंगे, गिर वाले शेरों को सुरक्षित कर लिया जाएगा। या अगर मान लीजिए गिर में कोई महामारी फैल गई तो गिर वाले जो शेर होंगे वे दुष्प्रभावित होंगे, बरदा वालों को सुरक्षित कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर एक से अधिक जगहों पर इस तरीके के जो दुर्लभ या लुप्तप्राय संकटग्रस्त जो जीव हैं वे एक जगह से ज्यादा जगहों पर निवास करेंगे, तो वे ऐसी महामारियों बीमारियों से भी सुरक्षित रहेंगे। पूरी आबादी का एक ही भौगोलिक क्षेत्र या गिर में केंद्रित होना जोखिम भरा है, जैसा 2018 के सीडीबी संक्रमण के दौरान देखा गया। सीडीबी एक जूनोटिक वायरस था जो 2018 में फैल गया था। उससे बहुत बड़ी संख्या में जंगली जानवर दुष्प्रभावित हुए थे। बरदा में शेरों का सफल पुनर्वास प्रजाति के लिए एक बीमा पॉलिसी या सुरक्षा की तरह है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होंगे? अप्रैल 2026 तक पोरबंदर द्वारका क्षेत्र में इको टूरिज्म के विकास से स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। कुछ और बातें देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य अवधारणाएं शेरों से संबंधित। लायन एट 2047 विजन फॉर अमृतकाल। प्रोजेक्ट लाइन का ये 25 वर्षीय रोड मैप शेरों के आवास विस्तार और गलियारा प्रबंधन पर केंद्रित है। अब एशियाई शेर की विधिक स्थिति क्या है? यूपीएससी में प्रीलिम्स के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि एशियाई शेर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में या अनुसूची 2 में शामिल है, किस अनुसूची में शामिल है, या सही गलत के रूप में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर IUCN वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार और साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इन सब के अंतर्गत एशियाई शेर की विधिक स्थिति क्या है, दर्जा क्या दिया गया है, उसकी जानकारी भी ले ली है। यहां पर आप देखेंगे IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसके द्वारा जो रेड लिस्ट पब्लिश की जाती है, उस रेड लिस्ट में एशियाई शेर को लुप्त प्राय या इंडेंजर्ड संकटग्रस्त के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया था। इंग्लिश में इसको कह देते हैं WPA या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसकी अनुसूची 1 में इसको शामिल किया गया है। अनुसूची 1 में जो जीव शामिल होते हैं उनके संरक्षण के लिए चरम स्तर के या जो सर्वोच्च प्रयास होते हैं वे किए जाते हैं। और जो साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उसकी परिशिष्ट 1 में एशियाई शेर को शामिल किया गया। ये इसकी विधिक स्थिति है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। कुछ और जानकारी एशियाई शेरों से संबंधित। बरदा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें अभी हाल ही में 17 शेरों को देखा गया है, इसी में 1879 में बरदा पहाड़ियों के क्षेत्र में शेरों को अंतिम बार देखा गया था 1879 में, और उसके बाद 2023 में देखा गया। जनवरी 2023 ऐतिहासिक वापसी। एक नर शेर ने प्राकृतिक रूप से तटीय रास्तों का उपयोग करते हुए बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रवेश किया, जो 144 वर्षों के बाद इस क्षेत्र में शेरों की पहली आधिकारिक वापसी थी। और अगली जानकारी है 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट लायन की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य शेरों के आवास का सुदृढ़ीकरण करना है। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट चीता कब शुरू किया गया था? आपने पढ़ ही लिया था अभी पिछले टॉपिक को जब हम लोग पढ़ रहे थे, 2022 में शुरू किया गया था। इसी तरीके से एशियाई शेरों के लिए प्रोजेक्ट लाइन कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2020 को। ये ऐसी फैक्चुअल जानकारी है जो आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए, ये आपके लिए परीक्षा में कहीं ना कहीं काम आएगी। अगली जानकारी, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति का मौलिक अधिकार, एक न्यायिक विश्लेषण। अभी अप्रैल 2024 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सुरक्षा को भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21 जो कि जीवन का अधिकार है और अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार है, उसके तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। इतनी बातें मौखिक रूप से समझने के बाद पढ़ लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने MK रणजीत सिंह बनाम भारत संघ, ये अप्रैल 2024 का मामला था, इस मामले में एक युगांतकारी निर्णय सुनाते हुए घोषित किया कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित रहना भारतीय नागरिकों का एक अंतर्निहित इनहेरेंट मौलिक अधिकार है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस अधिकार को अनुच्छेद 21 जो कि जीवन के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में व्याख्यायित किया। न्यायालय के अनुसार स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अब केवल प्रदूषण मुक्त हवा और पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जलवायु स्थिरता भी शामिल है, जिसके बिना मानवीय गरिमा के साथ जीवन संभव नहीं है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, अगर आप लोग 2019 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि मनचाहे जीवन साथी के साथ विवाह करना किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो हो सकता है कि इसी तरीके का कोई प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया जाए, क्योंकि ये खबरों में भी बना हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के अधीन एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है। ये तथ्यात्मक जानकारी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। 5 अप्रैल 2024 को इस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार जलवायु अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देते हुए अपना आधिकारिक निर्णय सुनाया था। इसके अलावा कुछ और इससे संबंधित जानकारी है। न्यायालय द्वारा गठित 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने दिसंबर 2025 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और भारत की सौर ऊर्जा प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पुनः परिभाषित किया। इस निर्णय में यह कहा गया था विशेषज्ञ समिति के द्वारा कि अगर सौर परियोजनाएं जरूरी हैं, उसके साथ साथ स्वच्छ पर्यावरण भी जरूरी है, दोनों ही जरूरी हैं। अद्यतन स्थिति 29 अप्रैल 2026 भारत सरकार ने इस न्यायिक निर्णय के अनुपालन में राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन प्रोटोकॉल अधिसूचित किया है। अब आप समझिए, 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 14 के अधीन एक मौलिक अधिकार है। तो इस निर्णय के अनुपालन में अप्रैल 2026 में भारत सरकार ने इस न्यायिक निर्णय के अनुपालन में राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन प्रोटोकॉल अधिसूचित किया है, जो नई ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनिवार्य क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट का प्रावधान करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अब कोई भी नया प्रोजेक्ट, एनर्जी प्रोजेक्ट या किसी अन्य तरीके का प्रोजेक्ट अगर शुरू किया जाएगा तो उस प्रोजेक्ट का, जैसे पहले क्या होता था, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन होता था, समग्र रूप से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाता था। अब उसके साथ ही क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट भी किया जाएगा कि इस परियोजना से जलवायु परिवर्तन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, और इस क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट पर खरा उतरने के बाद ही उसको अनुमोदन दिया जाएगा, अप्रूवल दिया जाएगा। कुछ अन्य जानकारी, अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार में अब जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली आपदाओं, स्वास्थ्य जोखिमों और खाद्य असुरक्षा से सुरक्षा भी शामिल है। अब अनुच्छेद 21 तो समझ में आता है कि जीवन का अधिकार है, तो जीवन का अधिकार का मतलब है कि अच्छा स्वास्थ्य रहे, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध रहे, इसलिए अनुच्छेद 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 के तहत कैसे है, इसको समझ लीजिए। जलवायु न्याय, चूंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर असमान रूप से पड़ता है। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास संसाधन कम है, जिनके लिए आजीविका के साधन कम है, स्रोत कम है, वो लोग जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे जो गरीब, भूमिहीन श्रमिक हैं, छोटे किसान हैं, ऐसे लोग जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो जलवायु परिवर्तन से जो आपदाएं उपजेंगी, उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और जो संपन्न लोग हैं उन पर कम प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ये समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 14 कहता है जलवायु न्याय, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर असमान रूप से पड़ता है, इसलिए जलवायु न्याय अब समानता के अधिकार का हिस्सा है कि जलवायु न्याय होना चाहिए सबके लिए। जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों से सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, चाहे धनी हो, संसाधन संपन्न हो, चाहे हाशिए पर रहने वाला कोई व्यक्ति हो, सबके लिए जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों से सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तब समानता का अधिकार सुनिश्चित हो पाएगा। इसीलिए अनुच्छेद 14 के अधीन भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। नीतिगत संतुलन, ये मामला संरक्षण बनाम शमन के बीच का संघर्ष था। संरक्षण था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी का और शमन था सौर ऊर्जा परियोजनाओं का। न्यायालय ने कहा कि अगर सौर ऊर्जा परियोजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं अगर जरूरी हैं, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे जो दुर्लभ संकटग्रस्त पक्षी हैं, उनका भी संरक्षण आवश्यक है।
दोनों को समान महत्व दिया था। न्यायालय ने इसे द्विआधारी विकल्प बाइनरी चॉइस मानने से इनकार कर दिया और कहा कि सतत विकास के लिए दोनों अनिवार्य हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सौर ऊर्जा का विस्तार भी जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक मौलिक अधिकार की रक्षा का ही माध्यम है। अगली जानकारी है सतत विमानन ईंधन के बारे में। नियामक ढांचा, विमानन क्षेत्र का हरित संक्रमण। अब पहले समझ लीजिए थोड़ी सी बात मौखिक रूप से। वर्तमान समय में जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो यात्री जहाज होते हैं, उनमें एविएशन टरबाइन फ्यूल भरा जाता है। उसका नाम है एविएशन टरबाइन फ्यूल और उसमें जो ईंधन भरा जाता है वह जनरली या तो केरोसिन होता है या फिर गैसोलीन होता है। लेकिन अभी हाल ही में ऐसा किया गया है कि भारत के क्षेत्र में जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, जो केरोसिन या फिर जो गैसोलीन है, उसमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को मिश्रित करने का प्रावधान किया गया है और जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होगा वह सतत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होगा। तो अब क्या किया जाएगा कि जो सतत ऊर्जा स्रोत है या जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे मान लीजिए कृषि अवशेष हो गए, खाना पकाने के बाद जो बचा हुआ तेल है वह तेल हो गया या अन्य जैविक उत्पाद हो गए, उनसे जो ईंधन प्राप्त किया जाएगा उस ईंधन को एविएशन टरबाइन फ्यूल या जो यात्री जहाज हैं उनके पारंपरिक ईंधन में मिश्रित करके उसका प्रयोग हवाई जहाजों में ईंधन के रूप में किया जाएगा और उसके लिए नियामकीय ढांचे में परिवर्तन किया गया है। इसीलिए ये खबर चर्चा में है। पढ़ लीजिए। विमानन क्षेत्र वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 2 से 3% का योगदान देता है और इस उत्सर्जन को कम करने के लिए सतत विमानन ईंधन सबसे प्रभावी समाधान है। सतत विमानन ईंधन है क्या? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक ड्रॉप इन ईंधन है। ड्रॉप इन ईंधन का मतलब है कि जैसे पेट्रोल या केरोसिन, गैसोलीन वगैरह भरा जाता है हवाई जहाज में, उसी तरीके से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को भी भरा जाएगा और इसकी जो रासायनिक संरचना है वह भी पारंपरिक ईंधन के समान ही है। इसलिए यात्री जहाजों के इंजन में कोई परिवर्तन करने की भी जरूरत नहीं है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक ड्रॉप इन ईंधन है जिसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कृषि अवशेष, प्रयुक्त खाना पकाने का तेल और बायो वेस्ट जैव कचरा से उत्पादित किया जाता है। इसकी रासायनिक संरचना पारंपरिक जेट ईंधन एविएशन टरबाइन फ्यूल, इसी को मैं कह रहा था, पारंपरिक जेट ईंधन एविएशन टरबाइन फ्यूल जो कि केरोसिन हो सकता है या गैसोलीन हो सकता है, के समान होती है, जिससे इसे मौजूदा विमान इंजनों में बिना किसी बदलाव के उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए एक निश्चित जो रेशियो अनुपात है वह केरोसिन या गैसोलीन का है, लेकिन उसमें ही कुछ अगर अनुपात हम मिश्रण के रूप में सतत विमानन ईंधन का मिला देंगे, उससे क्या होगा कि जो उत्सर्जन होता है, कार्बन का उत्सर्जन उस ईंधन के दहन से, वह उत्सर्जन कम हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि भारत को अपनी जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, 80% से अधिक अपनी पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का आयात करना पड़ता है। तो अगर हम कुछ मात्रा में अगर पारंपरिक जेट ईंधन में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को मिश्रित कर देंगे तो उस आयात में कमी आएगी, विदेशी मुद्रा का संरक्षण होगा और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। ये फायदे होंगे और इसके साथ साथ एक बड़ा फायदा ये है कि जहाजों के इंजन में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज उसको यूज किया जा सकता है। इस संशोधन का सार यह है कि विमानन टरबाइन ईंधन विपणन का विनियमन आदेश 2001 की कानूनी बाधाओं को दूर करता है, जिससे तेल विपणन कंपनियों को आधिकारिक तौर पर सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन मिश्रित एटीएफ बेचने की अनुमति मिलती है। सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन मिश्रित का मतलब हो गया कि पारंपरिक जो ईंधन है उसमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मिश्रण प्रयोग करने की अनुमति मिल जाती है। पहले जो ईंधन प्रयोग किया जाता था, केरोसिन या गैसोलीन, उसको रेगुलेट किस नियम के तहत किया जाता था? विमानन टरबाइन ईंधन विपणन का विनियमन आदेश 2001, और जिसके तहत केवल केरोसिन या गैसोलीन को ही पारंपरिक जेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता था। अब इसमें चेंज कर दिया गया है और इसमें यह अप्रूव कर दिया गया है, इसकी अनुमति दे दी गई है कि अब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को मिश्रित करके भी जहाजों में प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए खबरों में पढ़ लीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर विमानन टरबाइन ईंधन विपणन का विनियमन आदेश 2001 में संशोधन किया है और इस संशोधन ने एटीएफ या फिर जो पारंपरिक ईंधन था, केरोसिन या गैसोलीन, एविएशन टरबाइन फ्यूल की कानूनी परिभाषा में सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन के सम्मिश्रण को समाहित कर लिया है। इसका मतलब है कि
एविएशन टरबाइन फ्यूल, केरोसिन या गैसोलीन, उसके साथ साथ सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया मिश्रित रूप से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मिश्रण प्रयोग किया जा सकता है। अप्रैल 2026 में जो परिचालन दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइनों हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि इस नियामक ढांचे का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। अनिवार्य रोड मैप, भारत ने 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सम्मिश्रण का अनिवार्य लक्ष्य तय किया है। जो आईसीएओ आईसीएओ क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो मुख्यालय है वह कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है और सिविल एविएशन के संदर्भ में एक सर्वोच्च नियामक संस्था है ये। भारत ने 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सम्मिश्रण का अनिवार्य लक्ष्य तय किया है, जो आईसीएओ की कॉर्सिया कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन योजना के अनुरूप है। इसका मतलब ये हो गया कि सिविल एविएशन को नियमित करने वाली या सिविल एविएशन के संदर्भ में सर्वोच्च नियामकीय संस्था है यूएन की एजेंसी आईसीएओ। इस आईसीएओ के द्वारा कॉर्सिया योजना एक लागू की गई। इस योजना का जो लक्ष्य है वह कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। तो जिस तरीके से आईसीएओ ने कॉर्सिया योजना कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू की गई है, उस योजना के अनुरूप ही भारत ने 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सम्मिश्रण का अनिवार्य लक्ष्य तय किया है। और जब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को प्रयोग किया जाएगा जहाजों में, तो जहाजों में ईंधन के दहन से होने वाला जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन है वह कम होगा, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। ये कहना है इस पैराग्राफ का। आर्थिक प्रभाव क्या होगा अगर हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज करते हैं? घरेलू स्तर पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उत्पादन से कृषि अपशिष्ट का मूल्यवर्धन होगा, क्योंकि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उत्पादन ही कृषि अपशिष्टों से होगा। तो कृषि अपशिष्टों का अगर प्रयोग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने में होगा तो उनकी कीमत बढ़ेगी, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, कचरे का निपटारा व्यवस्थित तरीके से होगा, ये सारे फायदे होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। अगर मान लीजिए हमने 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो भारत में ही उत्पादित किया है, जैसे जैविक कचरे का प्रयोग करके खाना पकाने के जो तेल है, जो बचा हुआ अपशिष्ट तेल है उसका प्रयोग करके, या कृषि उत्पादों का कृषि अपशिष्टों का प्रयोग करके अगर हमने 1% तेल या सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल अगर उत्पादित किया है, तो कम से कम हमें 1% का तो लाभ होगा। आयात हमें कम करना पड़ेगा, आयात कम करना पड़ेगा, उससे विदेशी मुद्रा संरक्षित होगी, उससे जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है अर्थव्यवस्था पर पेट्रोलियम के आयात से, वह कम होगा। इस तरीके से आर्थिक मदद मिलेगी। पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल अपने पूर्ण जीवन चक्र के दौरान पारंपरिक ईंधन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 80% तक की कमी कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है वो एक तो पैदा किससे किया जाता है? जो बायोवेस्ट होता है, जो जैव अपशिष्ट होता है उससे उत्पादित किया जाता है। तो जैव अपशिष्ट का निपटारा भी हो गया, जैव अपशिष्ट का सही प्रयोग भी हो गया, और उसके साथ साथ और फायदा क्या हुआ? तेल के आयात पर निर्भरता कम हो गई। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा है कि उत्सर्जन में 80% तक की कमी करता है पारंपरिक ईंधन की तुलना में, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ये भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। भारत ने 2070 तक अपनी अर्थव्यवस्था से कार्बन उत्सर्जन और कार्बन भंडारण को बराबर या संतुलित करने का लक्ष्य लिया है। इसका मतलब है कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन, जितना हम उत्सर्जित करेंगे उतना कार्बन भंडारण भी कर लेंगे, कार्बन पृथक्करण भी कर लेंगे। ये लक्ष्य लिया है 2070 तक के लिए। तो इस लक्ष्य में भी ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सहायक हो सकता है। तकनीकी आयाम क्या है? पेट्रोलियम मंत्रालय ने सिंथेटिक केरोसिन के लिए बीआईएस मानक IS 17081 को अनिवार्य कर दिया है, जिससे विमानों की सुरक्षा और ईंधन की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। जो सम्मिश्रित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के मिश्रण वाला जो ईंधन होगा उसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने मानक निश्चित किया है IS 17081, और जो पारंपरिक जो ईंधन प्रयोग किए जाते हैं उनका मानक है IS 1571। तो जो पारंपरिक ईंधन है उसके लिए स्टैंडर्ड है IS 1571, और जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल
के मिश्रण वाला जो ईंधन है उसके लिए जो मानक है दैट इज IS 17081। IS 1571 पारंपरिक ATF का मानक है। पारंपरिक ATF का मतलब हो गया कि जो केरोसिन गैसोलीन प्रयोग किया जाता है पारंपरिक रूप से जहाजों में ईंधन के रूप में, उसका मानक है 1571। और जबकि IS 17081 विमानन के लिए सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन के उपयोग को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया था ICAO का कॉर्सिया, ये कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, ये क्या है इसकी जानकारी भी मैंने अलग से ले ली थी। कॉर्सिया ये ICAO द्वारा विकसित एक वैश्विक बाजार आधारित उपाय है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय विमानन से होने वाले उत्सर्जन को स्थिर करना है। भारत के लिए इसका अनिवार्य चरण 2027 से शुरू होगा और इसके तहत 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का प्रयोग अनिवार्य किया जाएगा। और प्रमुख फीड स्टॉक क्या हो सकते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? सतत विमानन ईंधन के, प्रयुक्त खाना पकाने का तेल, खाना पकाने के बाद, पूड़ियाँ तलने के बाद, समोसे बनाने के बाद जो तेल बाद में बच जाता है जिसका प्रयोग फिर बार बार खाद्य आवश्यकताओं में नहीं किया जाता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने में। कृषि अपशिष्ट का, पराली, खोई इत्यादि, और गैर खाद्य तेल जैसे रतन जोत का मतलब हो गया जेट्रोफा, आप लोगों ने सुना होगा, तो वह जेट्रोफा इत्यादि का प्रयोग भी किया जा सकता है इस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बनाने में। अगली जानकारी है प्लैनेटरी बाउंड्रीज का उल्लंघन, पृथ्वी की जीवन समर्थन प्रणालियों पर गहराता संकट। पहले तो प्लैनेटरी बाउंड्रीज को समझ लीजिए। प्लैनेटरी बाउंड्रीज की संकल्पना, ये अवधारणा पहली बार वर्ष 2009 में जोहान रॉकस्ट्रोम और स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर के 28 वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये ढांचा 9 ऐसे जैव भौतिक कारकों की पहचान करता है जो पृथ्वी के पर्यावरण को स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। और ये प्लैनेटरी बाउंड्रीज बे वैज्ञानिक थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, बे लिमिट है जो ये सुनिश्चित करती हैं कि पृथ्वी इसी स्थिर अवस्था में बनी रहे। तो ऐसी 9 दशाएं, ऐसे 9 जैव भौगोलिक कारक वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाए गए हैं कि जिनका एक निश्चित सीमा में बना रहना जरूरी है पृथ्वी पर पर्यावरण के बने रहने के लिए, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में बने रहने के लिए। पहला है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन भी उन 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज में से एक है। जलवायु परिवर्तन का भी एक सीमा में रहना जरूरी है। जैव मंडल अखंडता या जैव विविधता की हानि, जैव विविधता की हानि भी एक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर जैव विविधता की हानि एक सीमा से अधिक हो जाएगी तो पृथ्वी पर जीवन या पर्यावरण संकट में आ जाएगा। यही है 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज जिनका पृथ्वी पर पर्यावरण को संरक्षित रखने, पर्यावरण को बचाए रखने, जीवन को बचाए रखने के लिए एक निश्चित सीमा में रहना अनिवार्य है। लेकिन अभी हाल ही की ये जानकारी सामने आई है कि इन 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज में से 7 प्लैनेटरी बाउंड्रीज ऐसी हैं जो अपनी सीमा से बाहर निकल गई, जो अपनी सीमा को या जो निश्चित सीमा है पर्यावरण को स्थिर रखने से उसके बाहर या उससे उस सीमा को पार कर गई हैं। इसका मतलब है कि खतरे की घंटी बज चुकी है पृथ्वी पर पर्यावरण के अस्तित्व के लिए। तो ये तो हो गई 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज। चर्चा में क्यों है? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2026 और प्लैनेटरी हेल्थ चेक की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार 9 में से 7 सीमाएं अब पार हो चुकी हैं। नवीनतम उल्लंघन किसका हुआ है? वर्ष 2025 के अंत तक के डेटा ने पुष्टि की है कि महासागरीय अम्लीकरण अब सुरक्षित सीमा से बाहर निकल चुका है और ये 7वीं ऐसी सीमा है जो आधिकारिक रूप से टूटी है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान औसत से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा और देश ने वर्ष के 365 में से 331 दिन किसी न किसी चरम मौसमी घटना का सामना किया है। यहाँ पर उन्हीं प्लैनेटरी बाउंड्रीज को दिखाया गया है, ये ग्राफिक है। अब जो 7 प्लैनेटरी बाउंड्रीज हैं जो सीमा क्रॉस कर चुकी हैं उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई। पहली जानकारी है जलवायु परिवर्तन के बारे में। CO2 का स्तर, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। CO2 का स्तर 425 पार्ट्स पर मिलियन पार कर गया है और सुरक्षित सीमा कितनी है? 350 पार्ट्स पर मिलियन की, और हो कितना गया है? 425। इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन एक निश्चित सीमा से और अधिक हो चुका है। जैव मंडल अखंडता या बायोडायवर्सिटी लॉस, जेनेटिक विविधता का ह्रास खतरनाक स्तर पर है। भारत में 50% से अधिक वन्यजीव पर्यावास आक्रामक प्रजातियों जैसे लैंटाना कैमेरा की चपेट में है। भूमि प्रणाली में परिवर्तन, कृषि विस्तार के कारण अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा रहा है कि जो वन भूमि है, वृक्ष भूमि है, उसको काटा जा रहा है, खेत बनाए जा रहे हैं, उनमें खेती की जा रही है। तो कृषि विस्तार के कारण वैश्विक वन आवरण सुरक्षित सीमा है पूरे वैश्विक स्तर के लिए 75%, और रह कितनी गई है 59%। मीठे पानी का परिवर्तन, ब्लू वाटर जो कि नदियों झीलों में होता है और ग्रीन वाटर जो कि वनस्पतियों में, मृदा इत्यादि में होता है, दोनों प्रणालियों में गंभीर असंतुलन है। जैव भू रासायनिक प्रवाह, नाइट्रोजन फास्फोरस का उर्वरकों के माध्यम से अत्यधिक उपयोग, जिससे जल निकायों में यूट्रोफिकेशन या सुपोषण हो रहा है, जल निकाय दूषित हो रहे हैं, जल निकाय धीरे धीरे करके नष्ट हो रहे हैं। नवीन तत्वों का प्रवेश, नवीन तत्वों का मतलब है कि मानव निर्मित नवीन प्रदूषक पर्यावरण में शामिल हो गए। मानव निर्मित रसायन, प्लास्टिक, नैनो मटेरियल की मात्रा पृथ्वी की अवशोषण क्षमता से बाहर हो गई है। महासागरीय अम्लीकरण, समुद्री जल के पीएच में गिरावट, पीएच से किसी भी पदार्थ की अम्लीयता का पता किया जाता है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से जैसे जैसे कम होता चला जाएगा पीएच मान, इसका मतलब है अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी, और 7 से जैसे जैसे अधिक होता चला जाएगा तो वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ती चली जाएगी। समुद्री जल के पीएच में गिरावट, इसका मतलब है कि अम्लीयता समुद्री जल की बढ़ती चली जा रही है। और अरागोनाइट एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर समुद्री जल में अम्लीयता अधिक होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट की कमी हो जाएगी, और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वह प्रबाल भित्तियों के लिए भोजन के रूप में काम करता है। अगर अम्लीकरण बढ़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होगी, प्रबाल भित्तियां नष्ट होने लगेंगी। प्रबाल भित्तियां नष्ट होंगी तो समुद्री जैव विविधता नष्ट होने लगेगी, क्योंकि प्रबाल भित्तियां बहुत बड़ी संख्या में जैव विविधता को धारण करती हैं। इसी वजह से प्रबाल भित्तियों को समुद्री वर्षावन कहा जाता है। तो जैसे जैसे अम्लीयता बढ़ेगी, कैल्शियम कार्बोनेट में कमी आएगी, प्रबाल भित्तियां नष्ट होंगी, समुद्री जैव विविधता नष्ट होगी। ये वे 7 सीमाएं हैं जिन 7 सीमाओं ने एक सुरक्षित सीमा पार कर ली, तो पृथ्वी पर खतरे की घंटी बज चुकी है। इसीलिए ये प्लानिटरी बाउंड्रीज चर्चा में बनी हुई थी। अगली जानकारी है फ्लेक्स फ्यूल वाहन के बारे में। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का नया अध्याय। अब ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या है, इनको देख लीजिए। फ्लेक्स फ्यूल वाहन ऐसे उन्नत वाहन है जिनका इंजन गैसोलीन और एथेनॉल के किसी भी मिश्रण पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान समय में जो पेट्रोल से चलने वाले जो वाहन हैं, चाहे कार हो चाहे बाइक हो, उनमें जो आप लोग पेट्रोल भरवाते हैं फिलिंग स्टेशन से, पेट्रोल पंप से, उनमें कुछ मात्रा में उस पेट्रोल में एथेनॉल का भी मिश्रण होता है। तो एथेनॉल के मिश्रण वाले पेट्रोल को ही गैसोलीन कहा जाता है। अभी तक वह मिश्रण जो था वह एक निश्चित सीमा तक था। शुरुआत की गई थी 2-3% से, फिर 5%, फिर 10% तक उसे बढ़ाया गया। वर्तमान समय में जो सीमा है वह 20% तक की अधिकतम सीमा है। और ये जो वाहन हैं जो टिपिकली बनाए जाते हैं पेट्रोल इंजन से चलने के लिए, 5-10% एथेनॉल को वो एकोमोडेट कर लेते हैं। लेकिन ये जो फ्लेक्स फ्यूल वाहन है वे ऐसे उन्नत वाहन है, ऐसे एडवांस वाहन है कि उनके जो इंजन होंगे वे पेट्रोल से भी चल सकेंगे, वे 100% एथेनॉल अल्कोहल से भी चल सकेंगे, और उसके साथ साथ पेट्रोल और एथेनॉल के किसी भी मिश्रण से भी चल सकेंगे। तो ऐसे वाहनों को ही फ्लेक्स फ्यूल वाहन कहा जाता है। तकनीकी आधार, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पारंपरिक वाहनों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें एक विशेष एथेनॉल सेंसर और एक उन्नत इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होते हैं, जहां सेंसर ईंधन में एथेनॉल की सटीक मात्रा का डिटेक्शन करता है। वहीं जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है वह वायु ईंधन अनुपात और प्रज्वलन समय इग्निशन टाइम को रियल टाइम में एडजस्ट करता है। भारत का प्राथमिक उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता, वर्तमान में लगभग 87% कच्चे तेल की आवश्यकताओं को आयात करना पड़ता है भारत में, उस आयात को कम करना है और नेट जीरो 2070 के उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अब चर्चा में क्यों है? भारत सरकार ने 15 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अगले चरण के तहत E100 वितरण नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की है। अब ये E100 क्या है इसे समझ लीजिए। ई का मतलब हो गया यहां पर एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब हो गया अल्कोहल, C2H5OH जो केमिकल फार्मूला होता है। तो इस जैव ईंधन नीति 2018 के अगले चरण के तहत E100 वितरण नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की है। इसका मतलब है कि ऐसे फिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे जो 100% एथेनॉल या अल्कोहल को वाहनों में प्रयोग करने के लिए ईंधन के रूप में बेचेंगे। नियामकीय ढांचा,
1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में E20 20% इथेनॉल मिश्रण की अनिवार्य आपूर्ति शुरू होने के बाद अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने E85 का मतलब हो गया कि ऐसा पेट्रोल या ऐसा पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण जिसमें इथेनॉल 85% होगा, और E100 का मतलब हो गया जिसमें इथेनॉल 100% होगा, ईंधन के लिए व्यापक सुरक्षा मानक अधिसूचित कर दिए हैं। और मार्च 2024 में शुरू हुए पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अप्रैल 2026 तक भारत के प्रमुख शहरों में 100% इथेनॉल या E100 पंपों की संख्या 500 को पार कर गई है। वर्तमान समय में ऐसे पेट्रोल पंप, ऐसे फिलिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं जहां पर 100% इथेनॉल को वाहनों में प्रयोग किए जाने के लिए ईंधन के रूप में बेचा जा रहा है। इससे आर्थिक प्रभाव क्या होगा? एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के माध्यम से भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाले दबाव को महत्वपूर्ण रूप से कम किया है। खुद ही सोचिए, अगर मान लीजिए अभी तक क्या किया जा रहा था, 80% पेट्रोल 20% अल्कोहल का प्रयोग किया जा रहा था। तो जो 20% अल्कोहल का प्रयोग किया जा रहा था, इसका मतलब है कि कम से कम 20% पेट्रोलियम आयात का बिल तो भारत पर कम होगा, क्योंकि 87% क्रूड ऑयल भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम 20% अगर हम अभी यूज कर रहे हैं एथेनॉल को, इसका मतलब है कि कम से कम 20% आयात को बचा रहे हैं। जब यही एथेनॉल की ब्लेंडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, 85% 100% तक हो जाएगी, इसका मतलब है कि आयात बिल या पेट्रोलियम आयात बिल और कम हो जाएगा। पर्यावरणीय लाभ, एथेनॉल एक ऑक्सीजनेटेड ईंधन है। एथेनॉल या अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। उसमें ऑक्सीजन का अणु होता है, पहले ही होता है, और ऑक्सीजन आग के दहन के लिए एक अनिवार्य तत्व है। तो वह एक ऑक्सीजनेटेड ईंधन है, इसी वजह से दहन प्रक्रिया ज्यादा सुचारू रूप से होती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में भी भारी कमी लाता है। तकनीकी नवाचार, भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा BS6 चरण 2 मानकों के तहत ऐसे इंजन विकसित किए गए हैं जो एथेनॉल के संक्षारक गुणों को सहन करने के लिए स्टेनलेस स्टील और उन्नत रबर पॉलीमर का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ और क्या लाभ होगा? ये मॉडल अन्नदाता को ऊर्जादाता में परिवर्तित करता है, जिससे गन्ना, मक्का, क्षतिग्रस्त अनाज की मांग बढ़ती है और किसानों की आय में वृद्धि होती है। एथेनॉल या अल्कोहल का उत्पादन किससे किया जाता है? गन्ना, मक्का, टूटे हुए विखंडित अनाज के टुकड़े, गुड़, शर्करा, शीरा, इन्हीं सब चीज़ों से तो होती है। ये सारी चीज़ें खेतों में पैदा होती हैं। तो जब एथेनॉल का प्रयोग बढ़ेगा तो एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। एथेनॉल का उत्पादन कहाँ से बढ़ेगा? इन्हीं सब फीड स्टॉक से। ये फीड स्टॉक किसके पास होते हैं? किसानों के पास। तो किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। ये सारे फायदे होंगे। कुछ और बातें समझ लीजिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 2003 में 5% सम्मिश्रण लक्ष्य के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो 2003 में सबसे पहले 5% एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल बेचा गया था। 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति द्वारा एथेनॉल उत्पादन हेतु फीड स्टॉक के दायरे का विस्तार किया गया था। 2024 में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार 183 आउटलेट्स पर E100 ईंधन का आधिकारिक लॉन्च किया गया। E100 का मतलब है कि 100% इथेनॉल को, जैसे पेट्रोल पंप पर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे वहाँ पर मशीनें लगी होती हैं। एक मशीन से पेट्रोल मिलता है, एक से डीजल मिलता है। इसी तरीके से एक अलग सेपरेट मशीन लगा दी जिससे 100% अल्कोहल ईंधन के रूप में वहाँ बेचा जा रहा है। 2026 भारत ने E20 का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। E20 का मतलब है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और अब फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स के माध्यम से पूर्णतः स्वदेशी ईंधन की ओर अग्रसर है। 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां बनाई जाएंगी। डेटा टेबल मैंने ले लिया कुछ आपको तुलनात्मक जानकारी दिखाने के लिए। E10 का मतलब है इथेनॉल का जो ब्लेंड है वह 10%, पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाया गया है। एथेनॉल मिश्रण 10% है, इसीलिए E10 लिखा जा रहा है। ई का मतलब है इथेनॉल। माइलेज पर 10%, अगर 10% तक अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है तो माइलेज, गाड़ी के माइलेज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्सर्जन में कमी आएगी। 10 से 15% कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इसका मतलब ये फायदे का सौदा है। E20 20% एथेनॉल मिला दिया तो 3 से 7% माइलेज पर प्रभाव पड़ेगा, 3 से 7% की कमी आ जाएगी, लेकिन उत्सर्जन 20 से 25% कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये फायदे का सौदा है, क्योंकि वैश्विक उत्सर्जन, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है। E85 E100, इसका मतलब है या तो 85% एथेनॉल या 100% एथेनॉल ईंधन है, तो 85% से लेकर 100% तक का एथेनॉल होगा उसमें।
25 से 30% की माइलेज में कमी आ जाएगी, लेकिन 60 से लेकर 75% तक कार्बन उत्सर्जन कम होगा। तब भी ये फायदे का सौदा है, क्योंकि अगर 25 से 30% अगर कम हो जाए माइलेज, तब भी इथेनॉल की कीमत आयातित कच्चे तेल से कम रहेगी। अगली जानकारी है वायुमंडलीय प्यास या बाष्पीकरण मांग के बारे में। 21वीं सदी के सूखे का नया प्रोटोकॉल, इसे समझ लीजिए। बाष्पीकरण मांग, इवेपोरेटिव डिमांड, वह बल है जिसके द्वारा वायुमंडल सतह से नमी खींचता है। इसे प्रायः वायुमंडलीय प्यास कहा जाता है। ये केवल तापमान से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि सौर विकिरण से भी निर्धारित होता है, हवा की गति से भी निर्धारित होता है, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से वाष्प दाब न्यूनता के संतुलन पर निर्भर करता है। वेपर प्रेशर डेफिसिट के संतुलन पर निर्भर करता है। वेपर प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, इसको भी समझ लीजिएगा। किसी निश्चित तापमान पर वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और जिस तापमान पर वायुमंडल में उपस्थित वायु में संतृप्तता आती है, जलवाष्प से पूरित हो जाती है, तो उस संतृप्तता की स्थिति और जो वर्तमान जो आर्द्रता की मात्रा है, उनके बीच का जो अंतर होता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर डेफिसिट। और जितना ये ज्यादा होगा, उतना ही तेजी से बाष्पीकरण होगा, उतनी ही तेजी से धरातल से नमी सोखी जाएगी। जब हवा गर्म होती है तो उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता घातांकीय रूप से एक्सपोनेंटली का मतलब है कि बहुत तेजी से बढ़ जाती है। यदि वायुमंडल की प्यास तीव्र होती है और वर्षा इसे शांत नहीं कर पाती है, तो मिट्टी और पौधों के आंतरिक जल भंडार को तेजी से सोखना शुरू कर देता है। वर्तमान जलवायु परिदृश्य में सूखा केवल आपूर्ति की कमी नहीं है, बल्कि मांग की अधिकता या वायुमंडलीय प्यास का परिणाम बनता जा रहा है। ऐतिहासिक शोध क्या कहता है इसके बारे में? नेचर, जो कि पर्यावरण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है, नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने पुष्टि की है कि 2024-25 के दौरान वैश्विक सूखे का प्राथमिक चालक यही वायुमंडलीय प्यास या फिर इवेपोरेटिव डेफिसिट था। इवेपोरेटिव डिमांड, बाष्पीकरण मांग था। डब्ल्यूएमओ की चेतावनी, मार्च 2026 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2025 रिपोर्ट में आगाह किया है कि वर्षा सामान्य होने के बावजूद उच्च बाष्पीकरण मांग के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट आई, क्योंकि आर्द्रता अधिक तेजी से सूखती चली गई, बाष्पीकरण अधिक तेजी से हुआ, इसीलिए नमी जो थी वह भूमि से जल्दी सूख गई। भारत की स्थिति, वर्तमान सप्ताह में भारत के मध्य और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अत्यधिक बीपीडी दर्ज किया गया है, जिससे जलाशयों में बाष्पीकरण की दर में 15% की वृद्धि देखी गई है। इसी बीपीडी की मैं बात कर रहा था, वेपर प्रेशर डेफिसिट, वाष्प दाब न्यूनता, जो वायु की एक निश्चित मात्रा में विद्यमान आर्द्रता है और संतृप्त अवस्था में जो आर्द्रता होती है, उसके बीच का जो अंतर होता है, उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर डेफिसिट। ये जितनी ज्यादा होगी तो बाष्पीकरण या नमी का सूखना उतनी ही तेजी से होगा। तो बीपीडी की अधिकता की वजह से ही जलाशयों में बाष्पीकरण की दर में 15% की वृद्धि देखी गई है भारत के क्षेत्र में। कुछ और बातें समझ लीजिए। सकारात्मक फीडबैक लूप, पॉजिटिव फीडबैक लूप, शुष्क मिट्टी और प्यास वायुमंडल का एक चक्र बनाते हैं। मिट्टी की नमी कम होने से बाष्पीकरणीय शीतलन कम होता है, जिससे सतह का तापमान बढ़ता है, और सतह का तापमान बढ़ता है, उससे वायुमंडल और अधिक प्यासा हो जाता है, नमी और तेजी से सूखने लगती है। तो दोनों मिलकर एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाते हैं। मिट्टी जितनी शुष्क होगी, वायुमंडल में शुष्कता उतनी ज्यादा होती चली जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, शुष्क मिट्टी और प्यासा वायुमंडल एक पॉजिटिव फीडबैक, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। शुष्क मिट्टी में शुष्कता बढ़ेगी, वायुमंडल की प्यास बढ़ जाएगी, वायुमंडल की प्यास बढ़ जाएगी तो मिट्टी में शुष्कता बढ़ जाएगी, फिर शुष्कता बढ़ जाएगी मिट्टी में तो वायुमंडल की प्यास बढ़ जाएगी। तो पॉजिटिव एक फीडबैक लूप बन जाता है। अचानक सूखा, उच्च बाष्पीकरण मांग के कारण सूखे की घटनाएं हफ्तों के भीतर विकसित हो रही हैं, जो फसल विकास के संवेदनशील चरणों के लिए विनाशकारी साबित होती है। अगली जानकारी, पारिस्थितिकीय तंत्र पर प्रभाव क्या होगा इसका। जाइलम कैविटेशन, जब वायुमंडलीय प्यास पौधों की जल सोखने की क्षमता से अधिक हो जाती है, तो उनके संवहनी तंत्र, आप लोगों ने पढ़े होंगे कि जाइलम फ्लोएम पौधों में दो संवहनी ऊतक होते हैं। जाइलम का काम क्या होता है, जल को जड़ों से अवशोषित करके पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना, और फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम जड़ों से जो भोजन शर्करा इत्यादि होता है, उसको जड़ों से अवशोषित करके पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है।
तो वायुमंडलीय प्यास जब अधिक हो जाएगी तो पौधों की जल सोखने की क्षमता कम हो जाएगी, या पौधों की जल सोखने की क्षमता से वायुमंडलीय प्यास जब अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, उनके संवहनी तंत्र जाइलम में हवा के बुलबुले बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को जाइलम कैविटेशन कहा जाता है, जिससे अंततः हाइड्रोलिक विफलता और पौधों की मृत्यु हो जाती है, जिससे पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला है जल सुरक्षा। उच्च बाष्पीकरण मांग के कारण खुले जलाशयों और नहरों से होने वाला जल नुकसान बढ़ गया है, जिससे पारंपरिक सिंचाई प्रबंधन प्रणालियां अप्रभावी हो रही हैं। अगली जानकारी है भारत का पहला मधुमक्खी गलियारा, राजमार्गों पर जैव विविधता का संरक्षण। आप लोग देखते होंगे जब आप लोग हाईवे से गुजरते होंगे, नेशनल हाईवे से, जैसे ये पीछे बैकग्राउंड इमेज जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें इधर मान लीजिए सड़कों के चलने के लिए रास्ता है और बीच में आप लोग देखते होंगे कि कुछ पेड़ वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो उन राजमार्गों पर ही ऐसे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं जिन पर मधुमक्खियां पाली जा सकें, और उन मधुमक्खियों पर इस तरीके से जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा और मधुमक्खी गलियारा बनाया जाएगा। मधुमक्खी गलियारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों पर विकसित की गई एक ऐसी हरित पट्टी है, ग्रीन बेल्ट है। ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिन पर मधुमक्खियां निवास करती हैं, जो पराग कणों विशेषकर मधुमक्खियों के लिए सुरक्षित प्रवास और भोजन के स्रोत सुनिश्चित करती है। तकनीकी विवरण। इन गलियारों में स्थानीय फूलों वाले पौधों, झाड़ियों और पेड़ों का एक ऐसा क्रमबद्ध रोपण किया जाता है जो पूरे वर्ष फूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ये राजमार्गों के कारण होने वाले हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन को कम करने की एक अभिनव विधि है। क्योंकि जब राजमार्ग बनाए गए थे तो उस समय क्या किया गया था, पेड़ पौधे काटे गए थे, लेकिन अब राजमार्ग बन के तैयार हो गया तो बीच में एक ग्रीन पट्टी छोड़ दी गई, और उस ग्रीन पट्टी में स्थानीय जो पेड़ पौधे हो गए फूलों वाले, जिन पर मधुमक्खियां निवास कर सकें, उनसे जो मकरंद है, रस है, वे उसको चूस कर उसे शहद में बदल सकें, ऐसे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी को कहा जा रहा है बी कॉरिडोर या मधुमक्खी गलियारा। चर्चा में क्यों है? 12 जनवरी 2026 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने ग्रीन हाईवेज डिवीजन के तहत परागकण संरक्षण रोडमैप 2026 से 30 जारी किया है। अप्रैल 2026 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और NH44, ये NH44 2010 के पुनर्सीमांकन के बाद से भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे बन गया है। पहले NH7 हुआ करता था, 2010 में इनके री नंबरिंग हुई, तो री अरेंजमेंट के बाद NH44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे बन गया है। अप्रैल 2026 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और NH44 जो कि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाता है, उसके विशिष्ट खंडों पर भारत के पहले कार्यात्मक बी कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य राजमार्गों को केवल परिवहन मार्ग न रखकर पारिस्थितिक सेतु बनाना है। अन्य कुछ जानकारी। अब इस पहल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? पारिस्थितिकी प्रभाव क्या होगा? मधुमक्खियां वैश्विक खाद्य फसलों के लगभग 75% परागण के लिए उत्तरदायी हैं। जो फसलें हैं या जो अन्य पौधे हैं, उनमें परागण की प्रक्रिया किन के माध्यम से होती है? छोटे छोटे कीटों इत्यादि के माध्यम से भी होती है। तो मधुमक्खियां भी पॉलिनेशन करती हैं, परागण करती हैं। मधुमक्खियां वैश्विक खाद्य फसलों के लगभग 75% परागण के लिए उत्तरदायी हैं। राजमार्गों के किनारे ये गलियारे कीटों की आबादी को विलुप्त होने से बचाते हैं और जैव विविधता के प्रसार केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। कृषि उत्पादकता। राजमार्गों के आसपास के कृषि क्षेत्रों में परागण दर बढ़ने से फसल पैदावार में 20 से 30% की वृद्धि दर दर्ज की गई। विशेष रूप से तिलहन, फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसके अलावा NHAI स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर इन गलियारों में वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रहा है, जिससे ग्रामीण रोजगार सृजन हो रहा है। और जलवायु अनुकूलन। ये गलियारे अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को कम करते हैं। अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है कि जो घने बसे हुए क्षेत्र होते हैं, जहां पर कंक्रीट के आधार संरचना होती है, कंक्रीट, गिट्टी, बजरी, पत्थर इत्यादि से जहां पर निर्माण कार्य किए जाते हैं, तो वे तापमान को अधिक अवशोषित करते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि खुले क्षेत्र में जब आप जाएं, पहले आप किसी खुले क्षेत्र में, खेतों के क्षेत्र में या कहीं रहें, तो वहां पर आपको तापमान थोड़ा कम लगेगा। जैसे ही आप किसी शहर की ओर बढ़ेंगे, वैसे ही आपको तापमान थोड़ा बढ़ता हुआ लगेगा। उसका कारण ये होता है कि शहरों में या जहां मानवीय बसावट होती है, या जहां पर कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ होता है, वहां पर तापमान के अधिक अवशोषण के चलते तापमान अधिक रहता है।
तो वह क्षेत्र अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है। आसपास के क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर वहां पर हो जाता है, इसको कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड। तो अगर हम उस कंक्रीट से बने हुए सड़क के किनारे अगर वनस्पतियों का रोपण कर देंगे तो उससे तापमान को थोड़ा कम रखने में भी मदद मिलेगी। यही बात लिखी है कि ये जो वनस्पति के गलियारे हैं ये अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को कम करते हैं। जो सड़कें हैं कंक्रीट से बनी हुई जिनके चलते तापमान अधिक हो जाता है सड़कों के किनारे पर, उस तापमान को कम करने में ये ग्रीन बेल्ट्स काम करेंगी। और राजमार्गों पर कार्बन पृथक्करण की क्षमता को बढ़ाते हैं। कार्बन पृथक्करण या कार्बन भंडारण का मतलब हो गया कि जो राजमार्गों के किनारे वाहन चलते हैं उन वाहनों में ईंधन का दहन होता है, उन ईंधनों के दहन से कार्बन उत्सर्जन होता है। तो ये जो वनस्पतियां होंगी, ये राजमार्गों के किनारे जो ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी, वह कार्बन पृथक्करण करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने का कार्य भी करेगी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसी के बारे में। वैश्विक प्रेरणा, ये पहल यूरोपीय देशों जैसे नीदरलैंड के बी बस स्टाफ और अमेरिका के पॉलिनेटर हाईवे मॉडल से प्रेरित है। पहले इस तरीके के प्रयास नीदरलैंड अमेरिका वगैरह में किए गए थे, वहीं से ये प्रेरित है। भारत में शुरुआत 2024-25 से। एनएचएआई ने 2024 के अंत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ खंडों में इसका सफल परीक्षण किया था। 2025 के सकारात्मक परिणामों के बाद 2026 में इसे एक राष्ट्रीय मिशन का रूप दिया गया। पर्यावरण संरक्षण, दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025, इसे भी पढ़ लीजिएगा। अधिसूचना, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 24 जुलाई 2025 को इन नियमों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया है और उसी दिन से ये प्रभावी भी हो गए हैं। दूषित स्थल, कॉन्टेमिनेटेड साइट से तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र से है जहां खतरनाक पदार्थों की सांद्रता स्वीकृत स्तर से अधिक पाई जाती है, जिससे मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए आसानी खतरा उत्पन्न होता है। लिगेसी पॉल्यूशन, लिगेसी पॉल्यूशन का मतलब है कि जो लैंडफिल साइट हो गई या जहां पर प्रदूषण बहुत लंबे समय से है, उसको लिगेसी पॉल्यूशन कहा जाता है। लेगेसी का मतलब होता है कि बहुत लंबे समय से किसी चीज का बना रहना। लेगेसी पॉल्यूशन दशकों से लंबित औद्योगिक प्रदूषण की पहचान करना और वैज्ञानिक रूप से उसका उपचार सुनिश्चित करना, ये इस नियम का प्राथमिक उद्देश्य है। चर्चा में क्यों है? अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना राष्ट्रीय दूषित स्थल पोर्टल पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। अब तक देश भर में 100 से अधिक संभावित दूषित स्थलों की पहचान कर उन्हें पोर्टल पर जियो टैग किया गया है। न्यायिक सक्रियता, मार्च 2026 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुओ मोटो याचिका और याचिका की संख्या दी है। 2 मिलियन लाइफ एट रिस्क जोजरी नदी प्रदूषण के मामले में इन नियमों के तहत त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। ये नियम अब परित्यक्त स्थलों ऑर्फन साइट्स के उपचार के लिए कानूनी आधार बन गए। ऑर्फन साइट उन क्षेत्रों को कहा जाता है कि जिनका प्रयोग करने के बाद उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में मान लीजिए किसी खनिज का खनन किया गया, वहां से जितना धातु, लोहा, सोना, तांबा जो कुछ भी निकल सकता था उसको निकाल लिया और उसके बाद में उन साइट्स को खुला छोड़ दिया गया। उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जो काम का वहां से सामान था वह सब निकाल लिया और उसके बाद वहां पर प्रदूषण हो रहा है, जैव विविधता की हानि हो रही है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी जो परित्यक्त साइट्स होती हैं उनको कह दिया जाता है ऑर्फन साइट्स। तो अब इन नियमों के तहत ही इन ऑर्फन साइट्स को भी संरक्षित किया जा सकेगा, यहाँ पर प्रदूषण का उपचार किया जा सकेगा। मुख्य विषय वस्तु, कुछ और जानकारी। त्रिकोणीय उत्तरदायित्व संरचना, इन नियमों के तहत 3 स्तरों पर जिम्मेदारी तय की गई है। पहली जिम्मेदारी है स्थानीय निकायों की, जिला प्रशासन की, संदिग्ध स्थलों की पहचान और अर्धवार्षिक रिपोर्टिंग। उसके बाद एसपीसीबी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या फिर पीसीसी, पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज, राज्य के जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं या फिर जो पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज होती हैं, प्रदूषण नियंत्रण समितियां होती हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। नमूनों का विश्लेषण करने के लिए, स्थलों का वर्गीकरण और उत्तरदायी व्यक्ति की पहचान करने के लिए। फिर सीपीसीबी को जिम्मेदारी दी गई, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मानकों का निर्धारण करना, पोर्टल या वेबसाइट का प्रबंधन करना और तकनीकी निगरानी करना। इस तरीके से 3 स्तरों पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है इन नियमों के तहत। पॉल्यूटर पेज का सिद्धांत, पॉल्यूटर पेज का मतलब है कि जिसने प्रदूषण फैलाया है उसी को उपचार करना पड़ेगा, उसी को भुगतान करना पड़ेगा। नियम स्पष्ट करते हैं कि उपचार की प्राथमिक जिम्मेदारी उस उत्तरदायी व्यक्ति की होगी या उस मूल प्रदूषक की होगी जिसने प्रदूषण फैलाया है।
जिसने प्रदूषण फैलाया है। भूमि के मालिकाना हक के स्थानांतरण की स्थिति में भी मूल प्रदूषक की देयता तब तक बनी रहती है जब तक कि विधिक रूप से इसे नए मालिक पर स्पष्ट रूप से स्थानांतरित न कर दिया जाए। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने किसी भूमि पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला दिया, अब वो सोच रहा है कि मैं तो इस जमीन को बेच के निकल जाऊंगा, बच जाऊंगा, तब भी वो बचेगा नहीं, क्योंकि इन नियमों के तहत उसकी ये जिम्मेदारी होगी पॉल्यूटर पे, जिसने पोल्यूशन फैलाया है उसकी जिम्मेदारी होगी उसका उपचार करने के लिए। और अगर मान लीजिए विधिक रूप से, लिखित रूप से स्थानांतरित कर दिया जाए कि जो नया मालिक होगा उस भूमि का, वह उसका उपचार करेगा, तभी पहले वाला बच सकता है। अदरवाइज जो मूल प्रदूषक है, जिसने पहले वहां पर प्रदूषण फैलाया है, उसी को उसका उपचार करना पड़ेगा। जोखिम आधारित दृष्टिकोण, उपचार केवल सफाई तक सीमित नहीं है बल्कि साइट विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन पर आधारित है। इसमें केवल ऐसा नहीं कि उसने प्रदूषण फैलाया और प्रदूषण हटवा दिया, कचरा साफ करा दिया, इतना नहीं। ये एसेस किया जाएगा कि मिट्टी को, ग्राउंड वाटर को कितना नुकसान हुआ है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्वैच्छिक सुधार, ये नियम उन भूस्वामियों को अवसर प्रदान करते हैं जो आधिकारिक नोटिस से पहले ही अपने स्थल को स्वच्छ करना चाहते हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पर्यावरणीय अखंडता के बीच संतुलन बनता है। अगली जानकारी है भारत के प्रथम रामसर आर्द्रभूमि शहर उदयपुर और इंदौर। पहले तो रामसर कन्वेंशन को समझ लीजिए। ईरान के रामसर शहर में एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत ही कन्वेंशन ये लागू किया गया। तो इसमें जो रामसर, ये जो नाम आता है रामसर, ये रामसर ईरान के उस शहर का नाम है जहां पर रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में विश्व की आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए एक कन्वेंशन साइन किया गया था। तो उस ईरान के रामसर शहर के नाम पर ही आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने वाले उस कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कह दिया जाता है और पूरे विश्व भर की आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। और जिस आर्द्र भूमि, जिस वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के तहत डेजिग्नेट कर दिया जाता है, उसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। भारत में 99 आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत सूचित किया गया है या नामित किया गया है। रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमियों को तो नामित किया ही जाता है, इसके अलावा कुछ शहरों को भी रामसर आर्द्रभूमि शहर के रूप में नामित किया जाता है। या जिन शहरों ने आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए होते हैं, तो उन शहरों को भी रामसर आर्द्रभूमि शहर के रूप में नामित किया जाता है। तो इस रामसर आर्द्रभूमि शहर के रूप में भारत में 2 शहरों को नामित किया गया है, एक उदयपुर और एक इंदौर। नॉमिनेट 3 किए गए थे भारत के द्वारा। भोपाल को भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन भोपाल में एक भोज वेटलैंड है, उसके निकट एक सड़क निर्माण किया जा रहा था, जिससे उस भोज आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकी को नुकसान हो रहा था। इसी वजह से भोपाल को ये दर्जा नहीं दिया गया। 2 शहर हैं, उदयपुर और इंदौर, इनको भारत के प्रथम रामसर आर्द्रभूमि शहर का दर्जा दिया गया है। इतनी बातें सुनने के बाद अब पढ़ लीजिए। रामसर आर्द्रभूमि शहर प्रत्यायन, वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन WCA एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। ये उन शहरों को सम्मानित करती है जिन्होंने अपनी शहरी सीमाओं के भीतर आर्द्र भूमियों को आधुनिक शहरी नियोजन का अभिन्न अंग बनाया है और संरक्षित किया है। ये प्रत्यायन रामसर कन्वेंशन के सिद्धांतों को स्थानीय स्तर पर लागू करने का एक माध्यम है। ये शहरों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीला बनाने और नीले हरे बुनियादी ढांचे विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करता है। रामसर आर्द्रभूमि शहर प्रत्यायन के लिए जो मानदंड हैं वे 6 हैं। आर्द्रभूमि की उपस्थिति होनी चाहिए, संरक्षण उपाय, पुनर्स्थापन प्रबंधन उपाय, स्थानिक भूमि उपयोग योजना, जन जागरूकता एवं सहभागिता और स्थानीय समिति की स्थापना। ये 6 मानदंड हैं, इनके आधार पर खरा उतरने वाले शहर को ही रामसर आर्द्रभूमि शहर के रूप में नामित किया जाता है। और इन 6 मानदंडों पर भारत के 2 शहर खरे उतरे हैं, उदयपुर और इंदौर, इसीलिए उनको भारत के प्रथम रामसर आर्द्रभूमि शहर के रूप में नामित किया गया है। भारत की ओर से प्रस्ताव भेजा गया था भोपाल का भी, लेकिन भोपाल को यह दर्जा नहीं दिया गया। चर्चा में क्यों है? 4 जनवरी 2024 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर सचिवालय को भारत के पहले 3 शहरों उदयपुर, इंदौर और भोपाल के नाम नामांकित किए थे। भोपाल में भोज वेटलैंड है, भोज आर्द्रभूमि। उस भोज आर्द्रभूमि के पास में एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, सड़क निर्माण से संबंधित परियोजना चल रही है। उस परियोजना के चलते भोज वेटलैंड की पारिस्थितिकी को नुकसान हो रहा था। इसी वजह से भोपाल को रामसर आर्द्रभूमि शहर का दर्जा नहीं दिया गया। 2025 में आयोजित वैश्विक समीक्षा के उपरांत उदयपुर और इंदौर को आधिकारिक तौर पर रामसर आर्द्रभूमि शहर का दर्जा प्राप्त हो गया है।
अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार इन शहरों ने अपने आर्द्रभूमि प्रबंधन में स्मार्ट निगरानी प्रणाली को लागू किया है, जिससे जल की गुणवत्ता और जैव विविधता की रियल टाइम ट्रैकिंग संभव हो पाई है। उदयपुर पढ़ लीजिए इनके बारे में, उदयपुर शहरों के बारे में और इंदौर के बारे में, उदयपुर और इंदौर के बारे में। उदयपुर झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ की पारिस्थितिकी क्या है? उदयपुर के अस्तित्व का आधार 5 प्रमुख झीलों पिछोला झील, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई का अंतर संबंध है। डब्ल्यूसीए के तहत इन झीलों के संकुल को संरक्षण प्राथमिकता दी गई है। संरक्षण मॉडल उदयपुर ने कैचमेंट एरिया मैनेजमेंट और बफर जोन की सुरक्षा में उत्कृष्टता प्रदर्शित की है। स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी ने संरक्षण को एक जन आंदोलन में परिवर्तित किया है। इसी वजह से उदयपुर को यह दर्जा दिया गया है। इंदौर, स्वच्छता और जल का एकीकरण। इंदौर की दावेदारी का मुख्य आधार सिरपुर आर्द्रभूमि और यशवंत सागर दोनों 2022 में रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। सिरपुर आर्द्रभूमि को और यशवंत सागर आर्द्रभूमि को। यहाँ पर इनोवेशन या नवाचार क्या किया गया है? इंदौर ने अपनी स्वच्छ भारत मिशन की सफलता को जल निकायों के पुनरुद्धार से जोड़ा है। शोधित जल के पुनः उपयोग और पोषक तत्वों के उन्नत प्रबंधन से यूट्रोफिकेशन या सुपोषण की समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है। कुछ और जानकारी। डब्ल्यूसीए का मतलब हो गया वेटलैंड सिटीज एक्रेडिटेशन, या जो रामसर आर्द्रभूमि शहर प्रत्यायन है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? इसे 2015 में उरुग्वे में आयोजित रामसर के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 12 के दौरान रेजोल्यूशन 12.10 के माध्यम से अपनाया गया था। शहर के पास कम से कम एक आधिकारिक रामसर स्थल होना चाहिए और साथ ही स्थानीय समुदायों की भागीदारी और आर्द्रभूमि अनुकूल शहरी योजना आवश्यक है। मान्यता की अवधि कितनी होती है? ये प्रत्यायन या ये दर्जा, ये प्रत्यायन का मतलब है मान्यता। ये मान्यता 6 वर्षों के लिए दिया जाता है, जिसके बाद शहर की संरक्षण प्रगति की पुनः समीक्षा की जाती है और पुनः समीक्षा करने के बाद अगर वह शहर इन 6 मानदंडों पर फिर से खरा उतरता है तो उसको फिर से दर्जा दिया जाता है। अगर नहीं खरा उतरता है तो उसकी मान्यता वहीं पर समाप्त कर दी जाती है। और थैंक यू। तो आज के इस एपिसोड में ये कुछ टॉपिक्स थे जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित खबरों में बने हुए थे और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।